Dear students, in this lecture we are going to study nucleosome model of DNA packaging. Now before discussing what is nucleosome, let's first of all revise the structure of DNA. You all know that DNA is the genetic material and it is a double helical structure. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर शुगर एंड फॉस्फेट की दो बैकबोन्स दिखाई गई हैं. एक बैकबोन ये वाली है और दूसरी बैकबोन आप यहाँ पे देख सकते हैं. And the sugar and phosphate backbone of the DNA helix, it is having the base pairs. जैसे यहाँ पर आपको base pairs दिखाई दे रहे हैं. You all know that in DNA there are 4 types of nitrogenous bases like adenine, guanine, thymine and cytosine. यहाँ पे इनको different colors दिए गए हैं जिससे आप इनको easily यहाँ पर identify कर सकें. You all know that adenine always pairs with that of thymine and guanine always pairs with that of cytosine. एडनिन जब थाइमिन के साथ पेयर करती है तो उसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं और इफ द guanine is pairing with cytosine then there is triple hydrogen bonds in between them. So A always pairs with thymine, adenine always pairs with thymine and guanine always pairs with cytosine. यहाँ पर आप इन पेयर्स को देख सकते हैं and you all know that this complete sugar phosphate backbone along with these base pairs they are the nucleotide chains, means there are 2 nucleotide chains in the DNA helix. This is one helix and this is the other helix. Both the nucleotide chains are coiled over each other and they are stabilized by the hydrogen bonds in between. जैसे यहाँ पर जो भी बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनके बीच में बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं और वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन दोनों हेलिक्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके रखते हैं. यू ऑल हैव स्टडीड दैट इन दिस नाइट्रोजनस बेस पेयर्स देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 0.34 नैनोमीटर. जैसे ये जितने भी बेस पेयर्स आपको दिखाए गए हैं इन सभी बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज 0.34 नैनोमीटर और 0.34 10⁻⁻⁶ meter. And you all know that this DNA is located in a cell, especially in the nucleus. तो यहाँ पर 2 cells दिखाई गई हैं. One cell is the prokaryotic cell, other cell is the eukaryotic cell. Why we are calling it prokaryotic? Because it is not having the true nucleus. Pro means primitive, karyo means the nucleus. तो यहाँ पे ये DNA दिखाया गया है but this DNA is not lying inside the nucleus. Why? Because nucleus is absent in this cell. That's why it is prokaryotic cell. Why the nucleus is not there? Because this cell is not having any nuclear membrane. That's why content of cytoplasm is not isolated from the content of the nucleus. तो ये जो सेंटर में आपको न्यूक्लियस या सेंटर में आपको जो ये डीएनए दिखाई दे रहा है, इसका जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये आप कह सकते हैं कि ये इसका साइटोप्लाज्म में है. इट इज नॉट लाइंग इन द न्यूक्लियस. एंड यू कैन ऑल्सो नोटिस द शेप ऑफ दिस डीएनए. इट इज सर्कुलर इन शेप. सर्कुलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका कोई भी फ्री एंड नहीं है. और अब इसका कंपैरिजन आप यूकैरियोटिक सेल से कीजिए. यहाँ पे आपको एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर बाउंड्री दिखाई दे रही है और इस वेल डिफाइंड न्यूक्लियर बाउंड्री की वजह से आप इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस बोल सकते हैं. दिस न्यूक्लियस इज हैविंग दिस जेनेटिक मटेरियल डीएनए. यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म में है लेकिन इस सेल में जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर आप देख सकते हैं. एंड शेप ऑफ द डीएनए इज ऑल्सो वेरिंग. इट इज लीनियर हेयर. यहाँ पे सर्कुलर डीएनए है और यहाँ पर ये लीनियर डीएनए है. ओके. तो जैसे अभी आपसे डिस्कशन हो रहा था कि एक टिपिकल डीएनए की जो चेन है उसमें जो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर का होता है. तो यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो डीएनए है इसमें टोटल बेस पेयर्स की अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं मैमेलियन सेल का. मैमेलियन सेल जिसमें हम अपनी सेल को भी काउंट कर सकते हैं. टिपिकल
मैमेलियन सेल में जो ये बेस पेयर्स होते हैं, ये जो जितने भी बेस पेयर्स हैं, इनका अगर नंबर काउंट करते हैं तो ये नियर अबाउट 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स है। इतने बेस पेयर्स इस डीएनए, टोटल डीएनए के मॉलिक्यूल में रिपोर्ट किए गए हैं। एक मैमेलियन सेल की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का ले लेते हैं, जैसे सपोज वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई इज ए प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट इज हैविंग नियर अबाउट 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स। ओके, तो यहाँ इस सेल में 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स हैं और इस सेल में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं। अब ये इतने सारे बेस पेयर्स अगर इन दोनों सेल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर इन बेस पेयर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं बेस पेयर्स के डिस्टेंस के साथ, तो आप ये देख सकते हैं कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में सपोज यहाँ पर आप 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 0.34 नैनोमीटर से, जिससे कि आप टोटल लेंथ पता कर सकते हैं कि एक टिपिकल सेल में न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो कितना लंबा हो सकता है। इसके लिए हमने क्या किया, जितने भी बेस पेयर्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। इट विल कम आउट टू बी नियर अबाउट 2.2 मीटर्स। एंड अगर यहाँ पर इस इकोलाई सेल की बात करते हैं, इकोलाई के पास 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर एक डीएनए के मॉलिक्यूल में है और डिस्टेंस वही है 0.34 नैनोमीटर। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाइड करते हैं 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स आर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 0.34 nanometer, then it comes out to be near about 1.36 millimeter. ओके, अब यहाँ पर इसकी जो लेंथ है टोटल बेस पेयर्स की वजह से 1.36 मिलीमीटर की लेंथ आ रही है और यहाँ पर ये नियर अबाउट 2.2 मीटर की लेंथ आती है। तो ये आपके लिए सरप्राइजिंग है, बहुत छोटी सी सेल जिसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है और उस पर्टिकुलर सेल में जो न्यूक्लियस है वो उससे भी छोटा होता है। तो न्यूक्लियस और सेल के डायमेंशन के अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पर लेंथ की बात चल रही है तो लेंथ यहाँ पर 2.2 मीटर आती है। तो यू आर सरप्राइज्ड, you should be surprised that how this long molecule of DNA is fit in this small nucleus. ये इतना लंबा डीएनए एक छोटी सी सेल में कैसे फिट हो सकता है। और आज का टॉपिक हमारा यही है कि कितना भी डीएनए के बेस पेयर्स की वजह से उसकी जो भी लेंथ आती है, किसी भी डायमेंशन का, किसी भी लेंथ का डीएनए मॉलिक्यूल हो सकता है, क्योंकि ये जो बेसिस का नंबर है ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। जैसे हम आपको यहाँ पर एग्जांपल मैमेलियन सेल का दे रहे हैं, तो यहाँ पर लेंथ लगभग 2.2 मीटर आ रही है। किसी और सेल, किसी और स्पीशीज की बात करोगे तो वहाँ पर ये लेंथ वेरी कर सकती है। तो कोई भी सेल हो सकती है, उसमें जो डीएनए की लेंथ जो इतनी ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है वो इस छोटे से न्यूक्लियस में फिट कैसे हो सकता है। यह मॉलिक्यूल, इस डीएनए, ये जेनेटिक मटेरियल किसी पर्टिकुलर सेल में कैसे फिट होता है, यही आज का हमारा टॉपिक है। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए पैकेजिंग, कि डीएनए एक छोटी सी सेल में पैक कैसे होता है। बिफोर डिस्कसिंग दिस न्यूक्लियोसोम मॉडल, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट दिस प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे अभी आपसे बात हुई कि इसके पास एक सर्कुलर डीएनए है जो साइटोप्लाज्म में ही होता है। अब क्योंकि इस सेल की तरह से इसके पास कोई न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो सर्कुलर डीएनए है ये सेल में, इस पूरी सेल में कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसकी पोजीशन सेंटर से इसके कॉर्नर्स पर या कहीं और एरिया में ये अपने आप को शिफ्ट कर सकता है। सो हाउ इट इज हेल्ड इन दिस सेंटर, ये इस सेंटर में कैसे रह सकता है। इसके लिए
इसकी हेल्प करने के लिए सेल में, साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनको आप कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ये आप सभी ने स्टडी किया है कि डीएनए जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दिस इज ए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड दिस नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल इट इज हेल्ड इन इट्स पोजीशन बाय प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स इन द साइटोप्लाज्म। जैसे यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं जस्ट टू शो कि यहाँ पर आसपास इसके पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं। तो ये इसी पोजीशन में इस वजह से रह सकता है क्योंकि इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। ओके, एंड दिस एरिया वेयर दिस डीएनए इज लाइंग इज नोन एज द न्यूक्लियोइड रीजन। इसे आप इस सेल का न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड नहीं है, यह न्यूक्लियस है क्योंकि यहाँ पर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर बाउंड्री आपको दिखाई देती है। नाउ लेट्स स्टडी हाउ दिस लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज पैकेज्ड in this eukaryotic cell, in this nucleus. Okay, so this can be explained by the nucleosome model. Here I have a diagram to help you to understand this. देखिए सेल में कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको आप हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। There are histone proteins and these histone proteins are positively charged proteins. These are positively charged proteins. यहीं पर हमने इस सेल में भी हिस्टोन प्रोटीन्स की बात की थी, लेकिन यहाँ पर डीएनए सर्कुलर शेप का है, यहाँ पर स्पेशल पैकेजिंग नहीं होती है जैसे हम यूकैरियोटिक सेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स इस सेल को हेल्प करते हैं कि ये डीएनए को एक सेंटर पोजीशन में होल्ड करके रखता है। बट अगेन लेट्स डिस्कस अबाउट दिस यूकैरियोटिक सेल। तो जैसे अभी बात हुई कि हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो सबसे पहले हम ये बात ध्यान में रखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन कि व्हाई द हिस्टोन प्रोटीन्स एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ two types of amino acids, lysine and arginine. You all know that proteins are chains of amino acids. 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे प्रोटीन्स को, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स को स्ट्रक्चरल फॉर्म देते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, इन हिस्टोन प्रोटीन्स में लाइजिन और आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड सबसे ज़्यादा होते हैं। दे आर अबंडेंट, they are having more amount of lysine and arginine, that's why they acquire the positive charge. Okay, तो यहाँ पे आप देखिए मैंने 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन दिखाए हैं। Actually there are 5 types of histone proteins which will be involved in this packaging. H2A, H2B, H3 and H4. These are the 4 proteins which will form the core, and again the 5th type of histone protein, the H1 protein. तो आप याद रखेंगे there are 5 types of histone proteins, H2A, H2B, H3 and H4 and H1 which will be helping in the packing of DNA molecule inside the nucleus. सबसे पहले हम इन 4 प्रोटीन्स की बात करते हैं, H2A, H2B, H3 and H4, और आप सभी जानते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स है। सो ये 4 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स अपने आप को पेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए H2A, H2A ये पेयर हुआ H2A प्रोटीन का, H3, H3, H और इसके बिल्कुल बैक में H4, H4 एंड H2B, H2B। ओके, तो ये सारे चारों टाइप्स के प्रोटीन, ये वाले चारों टाइप के प्रोटीन्स अपने आप को पेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। मीन्स अगर यहाँ पर काउंट करने लगेंगे तो आपके पास 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। पेयर्स की फॉर्म में देखें तो 2 H2A, H2A मीन्स देयर इज ए पेयर ऑफ H2A प्रोटीन, ए पेयर ऑफ H2B प्रोटीन, ए पेयर ऑफ H3 प्रोटीन एंड पेयर ऑफ H4 प्रोटीन। ओके, तो टोटल काउंट करेंगे तो ये 8 हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट द ओक्टामर।
दिस octamer is having 4 pairs of histone proteins. और ये सभी एक दूसरे के साथ असेंबल होने के बाद कुछ ऐसा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं. दिस स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटिंग दिस असेंबली ऑफ octamer ऑफ these histone proteins. क्लियर है आपको बात ये? अब इसको हमने यहाँ पर एक ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर दिखाया है और ये स्ट्रक्चर इन 4 टाइप के प्रोटीन से बना हुआ है जो पेयर्स में है. ऑक्टामर है. दिस इज एन ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स एंड इस ऑक्टामर के ऊपर यहाँ पर चार्ट भी दिखाया गया है विच शो दैट दिस कोर इज एक्चुअली दिस नोन एज कोर. दिस कोर इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल है जिसको हमने पैकिंग करनी है. डीएनए यू ऑल नो दैट इट इज नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप. तो ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है और ये जो कोर है ये पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि इसमें सभी हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं. अब ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए इस पॉजिटिवली चार्ज कोर के ऊपर अपने आप को रैप करना शुरू कर देता है. ओके जैसे ये मॉलिक्यूल है इट विल स्टार्ट रैपिंग इट ऑन दिस. रैपिंग जब इसकी होती है तो इस रैपिंग में इस डीएनए मॉलिक्यूल के जितने भी बेस पेयर्स है उनमें से नियर अबाउट 200 बेस पेयर्स they get wrapped over on this core and it is near about 1.75 tons. इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक और हम डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं. यहाँ देखिए ये कोर है. ठीक है ये कोर है और इस कोर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. कोर पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स हैं. और अब इसके ऊपर हमने ये मॉलिक्यूल ये जो आपको थ्रेड दिखाई दे रहा है दिस थ्रेड इज रिप्रेजेंटिंग द डीएनए मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे आप देखिए कि एक कोर के ऊपर डीएनए ने कितने टन्स लिए हैं. जैसे अभी आपको यहाँ में बताया 1.75 टन्स या आप इनकम्प्लीट 2 टन्स बोल सकते हैं. तो जैसे यहाँ पर 1 टन पूरा कंप्लीट इसने इसके ऊपर रैप किया. फिर दोबारा से एक और टन इसने ली और दो टन लेने के बाद ये इस कोर को अब यहाँ से इस कोर को यहाँ पर ये लीव कर रहा है. ठीक है तो पॉजिटिवली चार्ज कोर है उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप हो रहा है. 2 टन्स ले रहे हैं और इन दोनों टर्म्स में इसने कितने बेस पेयर्स कवर किए 200 बेस पेयर्स. ठीक है जैसे आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में बेस पेयर्स की बात कर रहे थे. ये जो डीएनए का है तो ये पूरे डीएनए में जितने भी बेस पेयर्स हैं इनके 200 बेस पेयर्स इस एक कोर के ऊपर रैप हो जाते हैं. अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको कोई बीड दी जाती है और उस बीड के ऊपर आपको कोई थ्रेड को रैप करने के लिए कहा जाता है. आपको कहा जाता है कि किसी थ्रेड को आप उसके ऊपर रैप कीजिए. जैसे आप ये एक बीड ले लेते हैं और इस बीड के ऊपर आपने ऐसे थ्रेड को रैप करना है ऐसे. ओके तो इसमें ये कितना लंबा मॉलिक्यूल आ गया है इसमें 200 बेस पेयर्स कवर हो गए. ठीक है तो ये जो कोर है इसमें H2A, H2B, H3, H4 प्रोटीन्स इन्वॉल्व है. अब ये डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ से जैसे इस कोर को लीव करता है तो इस मॉलिक्यूल को डीएनए के इस पार्ट को हम कहते हैं लिंकर डीएनए जो अब नेक्स्ट कोर के ऊपर अपने आप को रैप करना शुरू कर देता है. यहाँ पर 200 बेस पे रैप हो गए उसके बाद थोड़ा सा गैप देने के बाद फिर से इसने अपने आप को रैप करना शुरू कर दिया. ठीक है और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये एक हिस्टोन प्रोटीन ही है H1 टाइप का हिस्टोन प्रोटीन. ये डीएनए इन कोर्स के ऊपर रैप करके अपने आप को रखे इसको स्टेबलाइज करके रखे उसमें हेल्प करता है ये लिंकर डीएनए H1 हिस्टोन. ओके जैसे यहाँ पर एक बीड के ऊपर आपने थ्रेड को रैप किया दूसरे बीड पे आप थ्रेड को रैप कर रहे हैं तो ये जो थ्रेड है इस कोर से स्लिप ना कर जाए
इन दोनों बीड्स के बीच में जो ये लिंकर पार्ट है, थ्रेड है, ये एज इट इज स्टेबलाइज रहे, ये स्लिप ना करे, इसके लिए इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर हमने एक H1 हिस्टोन की हेल्प ली है। तो ये ऐसे रैप होता जाता है 200 बेस पेयर्स एक कोर के ऊपर, अगेन अगले कोर के ऊपर 200 बेस पेयर्स। इस तरीके से आपके पास कितना ही लेंथ का डीएनए है, जैसे अभी हमारे पास 2.2 मीटर का डीएनए है, जिसमें कितने बेस पेयर्स हैं, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। तो इन 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स में से 200 इस पर रैप हो गए, अगले न्यूक्लियोसोम पर 200 रैप हो गए, नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम पर आप जाएंगे तो नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम पर रैप हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये रैप होता जाता है कोर के ऊपर और डीएनए की पैकिंग शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। आप देख सकते हो कि जैसे किसी बीड के ऊपर थ्रेड को रैप किया गया है। इट इज ए बीडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं न्यूक्लियोसोम। देखिए, जो ये रेड कलर का आपको एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये तो हिस्टोन से बना हुआ कोर है। दिस इज ए कोर। इसके ऊपर जो डीएनए को रैप किया गया है, 200 बेस पेयर्स इसके रैप हो गए हैं। तो जब डीएनए इसके ऊपर रैप हो जाता है तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कितने न्यूक्लियोसोम्स नजर आ रहे हैं? यू कैन सी हेयर 2 न्यूक्लियोसोम्स। ओके, यहाँ पर आपको कितने न्यूक्लियोसोम्स नजर आ रहे हैं? यू कैन सी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 न्यूक्लियोसोम्स हैं। इन्हें न्यूक्लियोसोम तब बोलेंगे जब हिस्टोन प्रोटीन के कोर के ऊपर डीएनए रैप हो जाता है। ओके, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स दिस लिंकर डीएनए एंड द हिस्टोन H1 हिस्टोन। ये प्रोटीन इनकी रैपिंग को स्टेबलाइज करता है और ये वो पार्ट है डीएनए का जो कोर के ऊपर रैप नहीं है। ये वाला हिस्सा कोर के ऊपर रैप नहीं है, लेकिन ये वाला हिस्सा कोर के ऊपर रैप है। ओके, तो ऐसे आपको जब ये चेन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है किसी एक पर्टिकुलर सेल में, जैसे हमारे पास एक ये डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। आई हैव शोन हेयर द न्यूक्लियस। तो ये बिल्कुल ये जो चेन जैसा स्ट्रक्चर है, दिस चेन लाइक स्ट्रक्चर हैविंग ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, यू कैन सी इट इन न्यूक्लियस लाइक दिस। आपको न्यूक्लियस में ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है, बीडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस बीडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द क्रोमेटिन। ओके, तो ये जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस किसी भी टिपिकल सेल में इंटरफेज में आप स्टडी कर सकते हैं। इंटरफेज स्टेज ऐसी स्टेज जिसमें सेल डिवाइड नहीं करती है। ओके, बिल्कुल जैसे आपको एक बड़ी सी एक एनालॉगस एग्जांपल दे देते हैं। अगर आपको एक बड़ी सी बेडशीट दी गई है और उस बेडशीट को किसी बॉक्स में अगर आप फिट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उसको रैप करते हैं, उसको फोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या किया गया है कि डीएनए के मॉलिक्यूल को रैप किया जा रहा है, जिससे कि वो एक छोटे से न्यूक्लियस में अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो यहाँ पे ये क्रोमेटिन है और ये आपको क्लियर हो गया है कि ये बीड्स हमें क्या दिखाई दे रही है। दिस बीड्स आर रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लियोसोम्स। जो ये आपने यहाँ पर देखे, ये न्यूक्लियोसोम्स हैं, ये ब्लैक कलर के बीड्स, और इनके ऊपर लिपटा हुआ ये डीएनए का मॉलिक्यूल। जो अभी आपको पढ़ाया गया है न्यूक्लियोसोम के बारे में, ये इसका फर्स्ट लेवल है, लेकिन जैसे जैसे सेल इंटरफेज से प्रोफेज मेटाफेज स्टेज तक जाती है तो ये पैकिंग और ज़्यादा टाइट होना शुरू हो जाती है। इस पैकिंग में यही बीडेड थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, जैसे ये क्रोमेटिन आपको दिखाई दे रहा है, ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, ये अपने आप को फिर और ज़्यादा पैक करता है, फोल्ड करना शुरू कर देता है, एंड बहुत सारे लेवल से होते हुए एट लास्ट इट एक्वायर दिस फॉर्म। ये आपने देखा है क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम को आप बहुत आसानी से मेटाफेज स्टेज में स्टडी कर सकते हैं। दिस इज द हाईएस्ट टाइप ऑफ पैकिंग
एंड इसका जो डायमेंशन है, इसकी जो डायमीटर है एक क्रोमेटिड की नियर अबाउट 700 नैनोमीटर तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल से बना हुआ ये थ्रेड जैसा जो क्रोमेटिन है, ये फर्दर पैकेजिंग इसकी होती है और ये क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को एक्वायर करता है। ये इंटरफेस स्टेज में अगर आप देखेंगे तो क्रोमेटिन दिखाई देगा, लेकिन इसकी जब फर्दर पैकिंग होती है, ये मेटाफेज स्टेज तक पहुंचता है, तो यही स्ट्रक्चर पैकिंग के बाद क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को एक्वायर करता है। और इस स्ट्रक्चर को एक्वायर करने में यहाँ पर कुछ और प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिनको आप NHC का नाम देते हैं। NHC की फुल फॉर्म अगर आप लिखें, इट इज द नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए की पैकिंग में हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे आपने न्यूक्लियोसोम में आपने उनको पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी फर्दर पैकेजिंग में सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन्स की ही इन्वॉल्व रहती है। इसके अलावा यहाँ पर नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स और इन्वॉल्व इन फर्दर पैकेजिंग ऑफ दिस डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, नाउ इफ यू फोकस the microscope in this nucleus, you will see that chromatin appears dark colored and light colored। जैसे आप कभी भी डीएनए को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ डाइज की हेल्प लेनी पड़ती है, उनको कुछ कलरेशन देनी पड़ती है, तभी आप इस थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो जैसे ही आप किसी न्यूक्लियस में इस क्रोमेटिन को स्टडी करते हैं डाई करने के बाद, आप देखेंगे कि इस पूरे क्रोमेटिन में कुछ एरिया ऐसा है जो आपको ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है। दिस इज डार्कली स्टेन्ड क्रोमेटिन। ये पूरा ही क्रोमेटिन है, लेकिन कुछ पार्ट इसका आपको डार्क दिखाई दे रहा है, और ये वाला एरिया आपको यहाँ पर लाइट दिखाई देता है। कुछ एरिया इसका लाइट दिखाई दे रहा है, कुछ एरिया इसका आपको डार्क दिखाई दे रहा है। तो जो डार्कली स्टेन्ड क्रोमेटिन है, इसको आप heterochromatine कहते हैं। This is known as heterochromatine, and lightly stained chromatin is known as euchromatin. This is known as euchromatin. Okay, now let's differentiate between this euchromatin and heterochromatin. फर्स्ट पॉइंट तो आपका यहीं से हो जाएगा कि heterochromatin is the dark stained chromatin and euchromatin is the light stained chromatin. सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, euchromatin is transcriptionally active। अभी ये वर्ड आपको नया लग रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। इसी चैप्टर में आगे कुछ लेक्चर्स में आप इसको पढ़ने भी वाले हैं, इस प्रोसेस को। इसको अभी थोड़ा सा ब्रीफ में आप देख लीजिए कि जो ये डीएनए है, दिस डीएनए विल फॉर्म द आरएनए। जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी है तब उस वक्त डीएनए सबसे पहले आरएनए बनाता है, और आरएनए की जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव बोलने का मतलब है कि ये वो पार्ट है ये वो पार्ट डीएनए का है जिससे आरएनए की फॉर्मेशन होगी। इट विल ट्रांसक्राइब द आरएनए। लेकिन जो ये एरिया है, डार्क स्टेन्ड एरिया है, ये एक्चुअली इनएक्टिव पार्ट है, डीएनए का इनएक्टिव पार्ट है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट। मीन्स इट इज जस्ट लाइंग इन दिस न्यूक्लियस, बट इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म द आरएनए। इट इज नॉट गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो ये दो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। euchromatin is light stained and it is transcriptionally active. Heterochromatin is dark stained chromatin and it is transcriptionally inactive. Okay, so this was how DNA is packaged inside a nucleus. एक छोटे से न्यूक्लियस में, एक छोटी सी सेल में डीएनए की पैकिंग में कैसे प्रोटीन्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, ये आपने स्टडी किया है। और ये जो भी न्यूक्लियोसोम का मॉडल है, ये इसका फर्स्ट लेवल है पैकिंग का। उसके बाद इसकी जो फर्दर पैकेजिंग होती है वो हमारे 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा
टाइट पैक मटेरियल जब आप देखेंगे तो वो आपको क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाई देता है। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू।